चलो बात नहीं करो, ध्यान देते हम लोग कल पढ़े थे संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं, नाम हमने देख लिया था, विस्तार करना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिए थे, बाहरी 2 कोषों का N-1 S2 N-1 P6 और उसके बाद N S0 से लेके कहां तक 2 तक, और उसके बाद तुम्हारा N-1 D1 से लेके 10 तक। ये 0 से 2 हमने देखा था कहां होता है, हमेशा 2 रहता है, लेकिन जब कभी कभी अपवाद होता है तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अपवाद हमने जैसे क्रोमियम का दिखाया तो उसमें 4S1 हो गया था, और हमने पैलेडियम का अपवाद दिखाया उसमें 5S0 हो गया था, ठीक है ना। तो पैलेडियम वाला ही ऐसा करता है, इसलिए अगर हम 3D श्रेणी की बात करेंगे तब वहां पे 0 से 2 नहीं लिखेंगे, तब 1 से 2 लिखेंगे, क्योंकि 3D श्रेणी अर्थात 21 से लेके 30 तक वाले जो है उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 0 दिखाता है। अगर तुमने 0 लिख भी दिया तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, समझ गए, ये चीज को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बोल दिया है 0 से 2 में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 0 हो, ठीक। तो हमने तुमको यही बताया कि जिस श्रेणी का लिखने को आएगा n का मान उससे 1 ज्यादा ही रखना है। चलो अब पहली हेडिंग लिखो, 3D श्रेणी। 3D श्रेणी, हो गया। इसमें लिखो संक्रमण धातुओं की इस श्रेणी में, संक्रमण धातुओं की इस श्रेणी में, संक्रमण धातुओं की इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन, संक्रमण धातुओं की इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन, हो गया, कहां प्रवेश करता है जी, 3D उपकोष में प्रवेश करता है। 3D लास्ट में क्या दिखेगा तुम्हें, 3D दिखेगा, 3D उपकोष में प्रवेश करता है, हो गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी में ये चौथे आवर्त में है, क्योंकि 3D में प्रवेश किया तो बाहरी कोष कौन सा होगा, चौथा होगा ना, क्योंकि हमने कल पढ़ा था परिभाषा में कि बाहरी कोष से एक अंदर वाले कोष के D में प्रवेश करता है, तो 3D में प्रवेश कर रहा है मतलब 3D एक अंदर वाला है, तो बाहर वाला कौन सा होगा, 4, तो 4 है बाहरी कोष, इसलिए चौथे आवर्त में रखे गए हैं। क्या लिखे, दीर्घाकार आवर्त सारणी में ये चौथे आवर्त में रखे गए हैं, हो गया। इनके बाह्य 2 कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य 2 कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य 2 कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हो गया ना। क्या होता है जी, अब जब 3D में प्रवेश किया तो बाहरी कोष 4 होगा ना, तो n का मान हमें 4 रखना पड़ेगा, तो 4 में से 1 गया, 3S2 3P6, और n का मान 4 है, तो 4S तुम 0 से 2 भी लिख दो तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ 31 से 30, ये 21 से 30 वाले में कोई भी 0 नहीं दिखाता, याद रखे रहना, 2 का ही अपवाद मिलता, उनमें भी 1-1 रहता है। और उसके बाद ये 3D 1 से लेके कहां तक 10 तक, तो ये बाह्य 2 कोष का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लिख सकते हो। कहां तक लिखे, हाँ, इनके बाह्य 2 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख लेना, 3S2 3P6 4S 0 से 2 3D 1 से 10। हम कुछ एक्स्ट्रा करने का काम नहीं कर रहे हैं, इसमें जो हमने सामान्य बनाया था उसी में वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना।
देखो लास्ट में तुमको 3D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3D में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। अपवाद के समय यस वाले में 0 और 2 आ जाता है, 0 1 2 कुछ भी, सामान्य परिस्थिति में 2 ही रहता है। हो गया जी? आगे लिखो अब। इस श्रेणी में कुल 10 तत्व, इस श्रेणी में कुल 10 तत्व, इस श्रेणी में कुल 10 तत्व, कोष्ठक में लिख देना। क्या लिखे जी? कहां तक लिखे? इस श्रेणी में 10 तत्व, कोष्ठक में लिख देना परमाणु क्रमांक 21 से 30। तत्व कोष्ठक में लिख देना परमाणु क्रमांक 21 से 30। हो गया? होते हैं, होते हैं। हो गया? चलो अगला लिखो 4D श्रेणी। 4D श्रेणी, इसमें देखो 3D के बारे में ही तुमसे पूछा जाएगा, वही सिलेबस में है। 4D 5D 6D सिलेबस में नहीं है। हो गया? 4D श्रेणी लिखेंगे, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है। फोर डी में प्रवेश करता है तथा इनकी आवर्त संख्या क्या है? 5 है। तथा इनकी आवर्त संख्या 5 है। इनकी आवर्त संख्या 5 है। इनके बाह्य 2 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य 2 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके बाह्य 2 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा जी? यही 3 की जगह शुरुआत 4 से होगी ना, 4s2 4p6, यहाँ 5s0 से 2 और उसके बाद 4d1 से 10 लिख लो। हो गया जी? होता है, हो गया ना? इसमें भी 10 तत्व, इसमें भी 10 तत्व। अब देखो एक का तुमको पता चल गया ना, 21 से 30, बीच में 8 छोड़ दो तो 30 के बाद 31 से 38 छूट गए, फिर शुरू होगा 39 से। कहां से शुरू होगा? 39। अब 39 से शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? 48 तक जाएगा, क्योंकि 21 से शुरुआत 30 तक गया ना। 39 से 10 49 मत जोड़ लेना, क्योंकि 39 से ही शुरू हो रहा है, 39 भी लिया जा रहा है। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 48 तक 10 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन में लिख देना 39 से 48, 39 से 48 कोष्ठक बंद। तत्व हैं हो गया ना? अगला लिख लो 5D श्रेणी। 5D श्रेणी, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता है।
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश करता है। इनकी आवर्त संख्या 6 है। इनकी आवर्त संख्या 6 है, मतलब ये 6वें आवर्त में रखे गए हैं। इनकी आवर्त संख्या 6 है। हो गया ना? इनके बाह्य 2 कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य 2 कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यही होगा 5s2 5p6 6s 0 से 2, उसके बाद 5d 1 से 10। अब यहां देखो 6s के बाद 4f आ जाता है। 4f ध्यान देना, जिसकी चर्चा हमने नहीं की क्योंकि हम केवल बाहरी 2 कोश का लिख रहे हैं ना, और 4f उससे 2 अंदर है, मतलब वो अंदर वाला तीसरा है। हम केवल 2 कोश की चर्चा किए, यहीं पे 4f आता है। इसीलिए तो कहा गया है 6वें आवर्त में लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइड के रूप में रखा गया है। तो अब यहां पर थोड़ी सी परेशानी बढ़ने वाली है। अभी तुमने कहां तक पढ़ा? ये 48 तक था ना? 48 से 8 छोड़ दिए, कितना हो गया? 56 हो गया। 56 के बाद इनको होना चाहिए था 57 से लेकर 66 तक, हो जाते ना 10 तक। लेकिन हुआ क्या? 57 तो था डी ब्लॉक में, लेकिन 57 के आगे जब बढ़े तो 58 से लेके 71 तक इनके सारे गुण इसी 57 से ही मिलने लगे। मतलब जब गुण ही अलग नहीं हुआ तो इनका वर्ग काहे को बदलेंगे हम? दीर्घाकार आवर्त सारणी इसी आधार पर तो बनाई गई थी कि जिनके गुण मिलते हैं उनको एक वर्ग में रखा जाएगा। तो अब ये बने 14 तत्व जो थे, इनके गुण लैंथेनम से ही मिलने लगे। इसलिए चर्चा ये हुई कि इनको लैंथेनम के डिब्बे में ही रखना होगा। अब एक डिब्बे में 15 तत्वों को रखना मुश्किल था, इसलिए 57 को लिख दिए यहाँ पे, और उसके बाद बाकी के जो 14 बचे उनको एक डिब्बा बना के नीचे अलग से लिख दिए। इसका मतलब सारे लैंथेनाइड के गुण किससे मिलते हैं? परमाणु क्रमांक 57 वाले लैंथेनम से मिलते हैं, इसीलिए तो उनका नाम लैंथेनाइड पड़ा हुआ है। समझ गए? ये ध्यान देना। तो अब क्या हुआ? 57 को डी ब्लॉक में रखा गया। ये भी मुख्य रूप से डी ब्लॉक के ही तत्व है, लेकिन उस डी के अंदर चले गए, इसलिए इनका नाम अंतर संक्रमण पड़ा था, साथ ही एफ ब्लॉक का तत्व पड़ा था। ठीक है? तो अब क्या हुआ? 57 डी ब्लॉक में आया, 58 से 71 कट गए। हमको कितना रखना है इसमें? 10 तो रखना है ना। अभी 57 मतलब एक ही रखते हैं, अभी 9 तो रखना है। कई तो रखना है? 9 तो 71 तक हो गया, एफ ब्लॉक में चला गया। फिर आगे 72 से बढ़ोगे तो 72 से लेके कहां तक जाना होगा? 80 तक। ये 9 तत्व हो गए, दिखाई दे रहा है? तो 6वें आवर्त में डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु क्रमांक कैसे है? परमाणु क्रमांक 57 और 72 से लेकर कहां तक? 80 तक। तब 10 तत्व होगा, बीच के 14 छूटे हुए हैं। यही प्रक्रिया 7वें आवर्त में होगी। समझ गए? ये ध्यान देना। तो लिखो, कहां तक लिखे जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना? आगे लिखो, इनमें भी 10 तत्व, इनमें भी 10 तत्व। कोष्ठक में लिखना, कोष्ठक में परमाणु क्रमांक 57 तथा परमाणु क्रमांक 57 तथा 72 से 80, 72 से 80, 72 से 80 हो गया ना? ठीक है। कोष्ठक बंद करने के बाद है
हो गया ना? चलो आगे लिखो, अब अगला वाला 6D श्रेणी। 6D श्रेणी हो गया। देखो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करता है। इनकी आवर्त संख्या 7 है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करता है। इनकी आवर्त संख्या 7 है। हो गया ना? आगे लिखना, इनके बाह्य 2 कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बाह्य 2 कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा जी? 6s2 6p6 7s0 से 2 और उसके बाद 6d 1 से 10। हो गया? होता है इसमें भी 10 तत्व, इसमें भी 10 तत्व। अब देखो इसके पहले वाली श्रेणी में 80 तक हुआ था ना, वो 80 के बाद फिर 8 छोड़ो, मतलब 81 से 88 छूट गया, तो इनकी शुरुआत होगी 89 से। तो 89 से इनको कहां तक हो जाना चाहिए था? 98 तक। लेकिन फिर वही दुविधा, लैक्टिनाइड है ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोल रहे हैं, एक्टिनाइड। तो 89 नंबर जो तत्व है इसका नाम है एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम। 89 के बाद जो 90 से लेकर 103 तक है, 90 से 103 मतलब 14 तत्व हो गए हैं। इनके सारे के सारे गुण किससे मिलते हैं? एक्टिनियम से मिलते हैं। तो इसलिए इनको एक्टिनियम के डिब्बे में ही रखा जाना चाहिए था, जो संभव नहीं था। इसलिए इनको नीचे एक्टिनाइड नाम से, क्योंकि एक्टिनियम से गुण मिलता था, तो एक्टिनाइड नाम से अलग श्रेणी के रूप में रखा गया। तो फिर तुम्हारा 90 से 103 छूट गया, तो 89 चला गया डी ब्लॉक में। अभी बचे थे 9 तत्व बचे, तो 103 के आगे बढ़ो 104 से। 104 से कहां तक? 112 तक तुम्हारे 9 तत्व हो जाएंगे, क्योंकि 104 में 8 जुड़ेगा तो 112 होगा ना, और खुद 104 भी लिया गया तो 8 और 1 9 हो जाएगा यहीं पे। और 12 के बाद जो 6 बचे हैं, मतलब 118 तत्वों की खोज हुई है ना अभी तक, तो 112 के बाद जो 6 बचे हैं वो लास्ट के पुनः पी ब्लॉक में रखे गए हैं। तो 118 तक हमारा पी ब्लॉक पूरा हो गया, 7वां आवर्त भर चुका है। अब अगर तत्व खोजा गया तो 8वें आवर्त की खोज हो जाएगी। समझ गए? ये चीज को ध्यान देना। तो संभवतः कुछ साल में तुम लोग खोज दो तो 8वां आवर्त आ सकता है। लिखो, हम तो खोज दिए थे लेकिन हमारा मन भाई नहीं किए। लिखो, लिखते हैं क्या लिखे? इसमें भी 10 तत्व। कोष्ठक में परमाणु क्रमांक 89, परमाणु क्रमांक 89 तथा 104 से 112, 104 से 112 कोष्ठक बंद है। हो गया? तो ये तुम्हारा सभी श्रेणियों का एक सामान्य परिचय हो गया। हमको पढ़ना है अब 3D के बारे में ही,
तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है संक्रमण तत्वों के 4 विशिष्ट गुण लिखो। तो हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं संक्रमण तत्वों के गुण। तो जो इनका विशिष्ट होगा उस पे हम लोग स्टार पॉइंट लगाते चलेंगे, याद तुमको उसी को करना होगा, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करो, हेडिंग अप। संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, हेडिंग है सामान्य तथा विशिष्ट गुण लिखना। सामान्य गुण क्या लिखोगे? संक्रमण तत्वों के सामान्य तथा विशिष्ट गुण। हो गया ना? तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इतना देर से हम लोग छाप ही चुके हैं, तो उसकी चर्चा की जरूरत कोई नहीं। अब इतना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही सब छापे है ना, तो काफी ठीक चले, पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर हेडिंग लिखो इसमें धात्विक गुण। धात्विक गुण अभी पहले जान चुके हो, ऊपर हमने लिखवाया था कल, सभी संक्रमण तत्व क्या है? धातुएं हैं, ठीक है ना। तो धात्विक गुण इनका यही लिखना है हमको। देखो सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं। हो गया? इनके बीच या इनके परमाणुओं के बीच, इनके परमाणुओं के बीच प्रबल धात्विक बंध होता है। प्रबल धात्विक बंध होता है। प्रबल धात्विक बंध होता है। हो गया? जिसके कारण ये ठोस कठोर तथा तन्य होती हैं। हो गया? नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, तन्य मतलब खींचने पे बढ़ना। हो गया? आगे लिखो, नीचे पैराग्राफ चेंज करके धात्विक गुण होने के कारण ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक भी होती हैं। धात्विक गुण होने के कारण ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक भी होती हैं। हो गया ना? अब लिखो अगली हेडिंग, परमाणु त्रिज्या। हो गया? आगे लिखना अपने आवर्त में अब देखो, तुमने पीछे पढ़ा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब हमने नाइट्रोजन परिवार पढ़ा, ऑक्सीजन परिवार पढ़ा, हाइड्रोजन परिवार पढ़ा,
तो उनमें हेडिंग पढ़े थे परमाणु त्रिज्या ना? पढ़े थे? क्या पढ़े थे? वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो अगर वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आवर्त में फिक्स है, घटेगी। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना है। तो किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो बात नहीं करते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं और देखते रहते हैं, त्रिज्या घटती है। ठीक है? इसमें पहले एस ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, फिर डी ब्लॉक रखा गया है, उसके बाद पी ब्लॉक रखा गया है। देख रहे हो? तो त्रिज्या घटेगी, मतलब इसका सबसे बड़ा होगा और इसका सबसे छोटा होगा और इसका इन दोनों के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि अपने आवर्त में संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है एस ब्लॉक तत्वों से छोटी होती है, परंतु पी ब्लॉक तत्वों से बड़ी होती है। होगा कि नहीं होगा? लिख सकते हो। कहां तक लिखे? अपने आवर्त में हो गया डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या, डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या हो गया, परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक तत्वों से कम होती है, एस ब्लॉक तत्वों से कम तथा लिख लेना, एस ब्लॉक तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। एस ब्लॉक तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। हो गया ना? इस चीज को ध्यान में रखना है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या कहेंगे? कह सकते हो, लेकिन अगर अपने आवर्त की बात करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम एक उठा लिए चौथा आवर्त और यस वाले को उठा लिए दूसरा आवर्त तो वैसे बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए अपने आवर्त की बात करते हैं, क्योंकि किसी आवर्त में ही बाएं से दाएं जाने पर घटेगी। पता चला आवर्त बदल दिए तो वर्ग वाला नियम काम करने लगेगा ना, तब ध्यान दिए रहना। क्योंकि आवर्त बदलोगे तो आवर्त बदले तो मान लो ये तुम्हारा तीसरा आवर्त था और हमने तीसरे आवर्त का अगर दूसरे आवर्त से तुलना करा दिया तो ये ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, और ऊपर नीचे क्या होता है? वर्ग होता है। ये दाएं बाएं आवर्त होता है, ऊपर नीचे वर्ग होता है। तो अगर ऊपर नीचे बदलाव किए तो वर्ग हो जाएगा और वर्ग में बढ़ने लगता है, तब हो गया। अब देखो नीचे लिखो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। ये तो हो गया इनका कि अपने आवर्त में इनकी परमाणु त्रिज्या जो है क्या होती है? एस ब्लॉक से छोटी होती है, पी ब्लॉक से बड़ी होती है। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। किसी आवर्त में संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या, किसी आवर्त में संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या, इंपॉर्टेंट इंडिकेट है ये, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या कुछ तत्वों तक घटती है, कुछ तत्वों तक घटती है, कुछ तत्वों तक घटती है, फिर लगभग स्थिर हो जाती है, फिर लगभग स्थिर हो जाती है, फिर लगभग स्थिर हो जाती है। हो गया? इसका कारण यह है कि काली पेन से लिखना कारण, इसका कारण यह है कि
मतलब ये सवाल बन सकता है कि अपने आवर्त में संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या कुछ तत्वों तक घटती है, पुनः स्थिर हो जाती है। जैसे तनिक देख लो, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम। परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक का, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ तक देखो। 29, 30 भी देख लेते हैं। देखो, जो परमाणु क्रमांक 21 वाला है इसका 144 होता है। आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने का कॉन्सेप्ट कहता है कि त्रिज्या क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। अभी देखो कुछ तक घटेगा फिर रुक जाएगा। देखो हो क्या रहा है, 144, इसका हो गया 132, तब पिकोमीटर में है, और उसके बाद इसका 122, अभी देखो घट रहा है, दिख रहा है। इसका 117 घट रहा है, इसका 117 नहीं घटा, रुक गया। उसके बाद इसका 116 घटा तो, लेकिन मान के चलो नगड़ यही है, 117-16 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद 115 कुछ ज्यादा नहीं घटा, फिर इसका 117, देख रहे हो। प्रारंभ में 3-4 तक घटा है, इसके बाद लगभग सबका क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। तो ये सवाल बन सकता है कि पहले घटता है फिर स्थिर क्यों हो जाता है। ठीक है, तो क्यों स्थिर हो जाता है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बाहरी कोश में नहीं बढ़ती है, बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश में बढ़ती है। ठीक है ना। और जब अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी तो परिरक्षण प्रभाव काम करता है। क्या काम करता है, परिरक्षण प्रभाव। क्या पढ़े हो परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के बारे में क्या जानते हो। भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। जैसे अभी देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, नाभिक है एक तत्व का, इसका एक कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोश है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तीसरा कोश है जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और एक चौथा कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कितना पहुंच गए हम लोग, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 16, 2, 18, 2, 20 कैल्शियम पे पहुंच गए हैं। 20 हो चुका है, 20 के आगे जैसे ही निकले कहां पहुंच जाएंगे हम, डी ब्लॉक में पहुंच जाएंगे ना। और डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश में। ठीक, तो अगर हम 21 वाले को दर्शाना चाहते हैं तो 21वां इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, यहां पर कि इसमें। ये तुम्हारा पहला कोश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक ना। तो अगर 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2, यहां तक 20 हो चुका है। देखो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला 2 ठो है तो 6 और 2 मिलके कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला भी 2 ठो है तो 6 और 2 मिलके 8, और सबसे बाहर वाले में कितना, 2। तो अभी तक की संरचना हमारी यही थी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2। दिख रहा है ना। अब 21वां भरना प्रारंभ करोगे तो पुनः अब 3D आ जाएगा। अभी तो सामान्य वाले में हमने यही देखा 3D। 21 का भरोगे तो 3D 1 हो जाएगा, होगा ना। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 कि 3, अभी भी 2 ही है। बाहरी कोश तो चौथा ही है ना, उसमें तो 2 ही है, उसमें नहीं बढ़ा। ये बढ़ा कहां, तीसरे में बढ़ा ना। तीसरे में पहले से ही 8 थे, अब 1 बढ़ा तो कितने हो गए, 9। तो तीसरे में देखो ये तीसरा कोश है ना, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 दिखा है ना। 9वां इलेक्ट्रॉन अब इसी में भरना है, ये इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ ये बाहरी कोश में गया कि भीतरी कोश में गया, भीतरी कोश में गया ना। अब भीतरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच होता है प्रतिकर्षण, होता है ना। तो अब सोचो ये भीतर वाले इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले को क्या अपने पास आने देना चाहेंगे। नाभिक में कौन है, प्रोटॉन। नाभिक में कौन है, प्रोटॉन। वो कहता है मैं इलेक्ट्रॉनों को खींचूंगा,
मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को वो खींचना चाहता है। देखो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वही परमाणु त्रिज्या बताएगा। क्यों जी? क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वही तो त्रिज्या है। जब तुम वृत्त की बात करते हो तो क्या यहां से यहां नाप के कह देते हो ये त्रिज्या है? ये त्रिज्या होती है? जब पूरा तुम पहुंचते हो तब तो त्रिज्या होती है ना, यहां तक पहुंचा देते हो त्रिज्या, यही तक पहुंचाना है ना। तो निष्कर्ष जो बाहरी कोश है वही त्रिज्या बताएगा। अब अगर बाहरी कोश खींच के अंदर चला आया तो त्रिज्या कम हो गई, बाहरी कोश खींच के बाहर गया तो त्रिज्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। हो गया कि नहीं हो गया? अब होता क्या है इसमें, ये चीज को ध्यान देना। हुआ क्या, जब 9वां इलेक्ट्रॉन भरा तो वो तुम्हारा पहुंच गया किस कोश में? किस कोश में पहुंच गया? तीसरे में। अब अंदर पहुंचने के कारण ये परिरक्षण प्रभाव बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि भीतर वाले बाहर वाले को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो तुरंत ही ये बाहर वाले को ढकेलना शुरू करेगा और नाभिक खींचना शुरू करेगा ना। निष्कर्ष जैसे जैसे ये बढ़ेगा, 21 का मतलब 21 प्रोटॉन भी हो गए ना, तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। मतलब बाहर वाले को ये वाले भगाना चाहते हैं और ये खींचना चाहता है। तो प्रारंभ में क्या होता है कि देखो 8 से बढ़ के 9 हुआ तो क्या ज्यादा प्रतिकर्षण कर पाएंगे बाहर वाले को? मतलब 8 जितना कर रहे थे 8 से बढ़ के 9 हुआ तो कुछ ज्यादा कर पाएंगे? क्या करेंगे? थोड़ा ज्यादा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए नाभिक वाला थोड़ा तेज खींचता है तो 142 हो जाता है। हो गया। इसके बाद एक और बढ़ा दिए हम, 9 से कितना कर दिए? अगला वाला 3D2 कर दिए ना, तो इसके पहुंच गए 22 पे पहुंच गए, तो एक और बढ़ गया तो उतना ज्यादा प्रतिकर्षण अभी भी नहीं लगा, इसलिए घट गया। कितना हो गया? 132 हो गया। एक और बढ़ा तो अब देखो प्रतिकर्षण धीरे धीरे प्रभावी होने लगा। क्यों? क्योंकि 142 से 12 घटा था, 132 हुआ है। अब 132 से 10 ही घटा है, देख रहे हो? 122 के बाद कितना घटा है? 5 ही घटा है, दिखाई दे रहा है? अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग रहे हैं। अब जब यहीं पे तुम इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर दिए तब तो बाहर वालों का आना इधर मुश्किल ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए बाहर वाले अब दूर भागना चाहते हैं। तो अब सोचो, कहोगे दूर भागना चाहते तो त्रिज्या तो बढ़ जानी चाहिए ना, क्योंकि इसमें अभी बढ़ते बढ़ते 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने होंगे जी? क्योंकि 3D में अभी कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा ना, तो 10 ये 8 यहाँ 10 8 कितना हो गया? 18। तीसरे में 18 हो गए, मतलब प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इनको भाग जाना चाहिए दूर ना। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि त्रिज्या देखो लगभग रुक गई है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये सोचो, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो अंदर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? प्रोटॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं। प्रोटॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं। दोनों बढ़ रहा है एक साथ, एक भगा रहा है एक खींच रहा है, तो दोनों का बैलेंस बन जाता है। मतलब जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है उतना ही परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर न ज्यादा आकर्षण काम करता है न ज्यादा प्रतिकर्षण काम करता है, क्योंकि जब आकर्षण और प्रतिकर्षण आपस में पहले ही बैलेंस हो लिए तो उनको कौन सा प्रभाव पड़ रहा है? अब तुमको कोई मारने आ रहा है, कोई दूसरा आया उससे झगड़ा करने लगा, दोनों लोग वही झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हें आराम से खड़े रहो, तुमको कौन सी परेशानी है? वो दोनों लोग लड़ ले मर ले कट ले, उससे कौन मतलब है? अभी क्या हुआ, वो एक बच गया तो आएगा तुमको धोएगा, तब तुम्हें परेशानी होगी ना। तो अभी तक तो तुम बचे हुए हो। हुआ क्या कि जब यहाँ पर ये प्रभावी हो गया, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, ये खींचेगा जोर से, और ये क्या कह रहा है, तुम खींचो हम भगाएंगे। दोनों लोग मर कर रहे हैं उधर। हो गया, तुम्हें आराम से खड़े हो, मतलब ये बाहर वाले यहीं पे खड़े हैं, इसलिए त्रिज्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कारण क्या है कि जब हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो क्या बढ़ने लगता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। जो नाभिक का आवेश है मतलब बाहरी कोश को खींचने वाला बल, नाभिक खींचेगा ना बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? भगाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन भगाते हैं उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, और जो नाभिक खींचता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ये याद रखे रहना। हो गया? अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है,
परंतु भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं अर्थात संतुलित कर लेते हैं, जिससे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर न तो ज्यादा आकर्षण लग पाता है न ही ज्यादा प्रतिकर्षण लग पाता है, इसलिए त्रिज्या में कोई खास बदलाव नहीं होता, वहीं 117-16 पे घूमती रहती है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो कारण क्या है त्रिज्या स्थिर होने का? प्रभावी नाभिकीय आवेश का बढ़ना और किसका बढ़ना, साथ में परिरक्षण प्रभाव का बढ़ना, जिससे दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं और बाहरी कोश पर न ज्यादा आकर्षण लगता है न ही ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है। यही कारण हमको लिख देना है। तो लिखो नहीं, अपने मन से नहीं ग्रहण कर पाएगा। हमने देखा था, देखो एक है तो इससे एक ग्रहण करके अगर वो अपने अस्थाई हो रहा है तभी ग्रहण करेगा, जैसे हमने क्रोमियम में देखा था कल, 4 था, एक ग्रहण करके वो अस्थाई हो रहा था ना, इसलिए ग्रहण कर लिया था। अब सोचो अगर इसका एक ग्रहण कर लिया, मान लो इसके पास एक था ना इसके पास, इसमें से एक ग्रहण करके कह दिए कि 4s1 कर दिया और 3d2 कर दिया, तो बताओ 3d2 ज्यादा अस्थाई है कि कम अस्थाई है? कम अस्थाई है, क्योंकि ज्यादा तो खाली D5 और D10 ही होते हैं ना, मतलब पूरा भरा चाहे आधा भरा, पूरा कब भरता है D? जब 10 होते हैं। आधा कब भरता है? जब 5 होते हैं। तो चाहे 10 हो चाहे 5 हो तभी ज्यादा अस्थाई होगा। तो अब बताओ बेचारा अपने तो अस्थाई है ही, इसको भी अस्थाई कर दिया, दोनों लोग अस्थाई हो गए। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसीलिए ऐसा नहीं करता है वो, जब इसका लेके अपने अस्थाई हो सकता है तभी लेता है, अर्थात यहाँ पे 4 है लेके अगर 5 करके अस्थाई वाले पे आ गया ना तब ले लेगा। 9 है यहाँ पे, अस्थाई कर सकता है लेके कितना, 10, तब कर लेगा। 8 है यहाँ पे, इसका दोनों लेके अपने आप को अस्थाई कर सकता है कितना, 10, तब भी ले लेगा। लेकिन अगर लेने के बाद अपने भी अस्थाई रह रहा है तब नहीं लेगा, क्योंकि अपने तो अस्थाई था ही, इसको अस्थाई बना दिया और ज्यादा अस्थाई हो जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ गए? हाँ, लिखना होगा 2 8 18 0 लिखना होगा, 2 8 18 0 लिखना होगा, 0 छोड़ नहीं सकते क्योंकि बाहरी कुछ खत्म नहीं होता है, वो फिर से घूमता रहता है इधर उधर, कोई मिलता है तो फिर से भर लेता है अपना। नहीं, सब नहीं कर पाते ऐसा, कुछ ऊर्जा की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा 0 करने की क्षमता केवल 5वें और 7वें आवर्त में होती है। 4 आवर्त है ना हमारे पास, 4 5 6 7, तो केवल 5वें और 7वें आवर्त में इधर तुम्हारा 5वें में पैलेडियम के पास होती है और 7वें में तुम्हारा शायद 46 47 48 इधर 110 वाले के पास होती है 7वें आवर्त में, 110 वाले के पास, एक 46 वाला और 110 वाला, यही दोनों का काम होता है। 0 कर पाते, बाकी और कोई 0 नहीं कर पाता है, मैक्सिमम 1 निकालने बहुत है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। देखो आगे कहां तक लिखे जी? इसका कारण यह है कि तो क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, हो गया। परंतु भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण, भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण, भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों का
परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। हो गया? जिससे परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। हो गया ना? बस ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। कल संभवतः इसको खत्म कर देंगे, परसों यह ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। कल तो संडे, कल छुट्टी है।